हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू। आज फिर से लाए मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। सो बेसिकली जो पिछला मेरा वीडियो था वो था आपका 25, 24, 25 तक। तो आज के इस वीडियो में आपको 26 से लेकर 30 तक क्लियर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो मेरा एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरे 5 सेक्शन क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में 5 और सेक्शन लेके आऊँगी, ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ को डिवाइड करके, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा माइंड। क्योंकि आईपीसी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे आईपीसी सीआरपीसी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको वन बाय वन क्लियर करती रहूंगी, जिससे कि आपको बोरिंग भी ना लगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर किसी को भी क्विज अटेंड करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पे जाके लॉ एंड जीके के क्विज अटेंड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी लीगल अपडेट हो या क्विज दे तो वो आप वहाँ पे भी अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डेली अपडेट करती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि विश्वास करने का कारण। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि अक्सर हम किसी ना किसी पे ट्रस्ट करते हैं, तो उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है लॉ की, यहाँ पे बात हो रही है विश्वास की। यानी कि जब आपके आईपीसी के अंदर बात होती है तो उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, उसको पर्टिकुलर डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है। यानी कि आप जब भी किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है। लेकिन ये तब वैलिड होगा, अकॉर्डिंग टू आईपीसी यहाँ पे आ जाता है, ये तब वैलिड होगा जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है। यानी कि पर्याप्त रीजन हो, एक सॉलिड रीजन हो उसके पास, तभी उसके विश्वास करने का कारण जो है वो वैलिड माना जाएगा, अथवा नहीं। अब यहाँ पे ये बड़ा कंफ्यूजन है सेक्शन, कंफ्यूज करता है सेक्शन नंबर 27। पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में। यानी कि जिस व्यक्ति की बात हो रही, किसी व्यक्ति, अगर वो इन तीनों में से किसी के कब्जे में है तो वो यही माना जाएगा कि ये उसी की ही व्यक्ति के कब्जे में है। जैसे कि होता क्या है, जब भी कोई एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर हस्बैंड के वाइफ के पास कोई भी चीज़ है तो यही माना जाता है कि अगर हस्बैंड की कोई भी चीज़ वाइफ के पास है तो ये माना जाता है कि हाँ, ये जो है हस्बैंड के ही कब्जे में है, जबकि है वाइफ के पास। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, ये तभी माना जाता है जब तक कि वो, मतलब कि उनका डिवोर्स ना हुआ हो, वो अलग अलग ना हो, तब तक उनके कब्जे में अगर कोई भी चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास कोई फ्रिज है तो ये कहा जाएगा कि उन दोनों के कब्जे में ही है। मतलब कहा जाता है उनके पति के कब्जे में, तो ये माना जाएगा कि उनकी वाइफ के भी कब्जे में। इस तरीके से लिपिक यानी कि क्लर्क, अगर वो किसी पोजीशन पे किसी ऑफिस में रखा गया है और उसको कोई डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रखे गए हैं, तो यही माना जाएगा कि वो कंपनी के ही कब्जे में, यानी कि उस क्लर्क के भी कब्जे में और कंपनी के भी कब्जे में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कूटकरण। कूटकरण का मतलब यहाँ पे ये होता है, जब भी किसी चीज को, पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य यानी कि ऑलमोस्ट सेम, इस आशय से यानी कि इंटेंशन से करता है कि वह सदस्य से प्रवंचना करे, या ये संभवतः जानते हुए करता है कि प्रवंचना की जाएगी, कूटकरण कहा जाता है। पहले तो हम स्पष्टीकरण पढ़ते हैं कि कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं कि नकल ठीक वैसी हो, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट सेम टू सेम। अगर ऐसा होता तो कोई भी दो नकली नोट में से असली और नकली की पहचान ना कर पाता। उसके बाद आता है सेकंड नंबर कि जब कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य कर दे, यानी कि ऑलमोस्ट सेम कर दे, या सदस्यता ऐसी कि तदनुसार किसी व्यक्ति की प्रवंचना हो सकती है, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए। यह धारणा की जाए कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदस्य बनाता है, उसका आशय सदस्य द्वारा प्रवंचना करने का था, संभवतः जानता था कि तदनुसार प्रवंचना की जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब भी ऐसा होता है कि लोग नकली नोट बनाते हैं, तो किस इंटेंशन से बनाते हैं? इसी इसी इंटेंशन से बनाते हैं कि उसकी जो है उसको वो यूज़ करे गलत तरीके से, ठीक है। और उसके सेम टू सेम, जैसे आपके नकली नोट बनाना, ठीक है, नकली डॉक्यूमेंट बनाना,
नकली नोट, नकली सिक्के बनाना, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कूटकरण में आती हैं। उसके बाद आती है आपकी दस्तावेज, जो कि आपका आता है सेक्शन 29। डॉक्यूमेंट्स तो हर किसी को पता होगा कि हर एक ऐसी चीज, चलिए हम पहले डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट क्या करता है, हमें एक इन्फॉर्म देता है, इन्फॉर्मर की तरह काम करता है हमारे लिए। आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक हमारे लिए किस तरह से काम कर रही है? एज अ इन्फॉर्मर काम कर रही है, जिसको किसी पदार्थ पर, यानी कि देखिए डॉक्यूमेंट्स किस में होता है, कभी फाइल पे भी होता है, कभी बुक्स पे भी होता है, कभी किसी पट्टे पे भी होता है, कभी किसी बैनर पे भी होता है। तो सभी कुछ हमारे लिए किस में आता है? अकॉर्डिंग टू आईपीसी डॉक्यूमेंट्स में आता है। को किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, उसमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशित हो या उपयोग किया जा सका हो। यह तत्वहीन है कि किसी साधन द्वारा किसी पदार्थ पर, देखिए वही बात आ गई। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स को हम आईपीसी, सॉरी, एविडेंस में हम किस में यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू एविडेंस यूज करते हैं। एविडेंस में आपका इसके बारे में क्लियरली दिया गया हुआ है। चलिए, यहाँ पे ये भी दिया गया है कि किसी संविदा, यानी कि जब भी कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी हम डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं मतलब एविडेंस के लिए, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट्स पे ही होता है। आपका कोई भी मैप हो गया, ठीक है, मुख्तार नाम का दस्तावेज हो गया, कोई भी बैंक हो गया, आपका कोई भी चेक हो गया, ये सब कुछ किस में आता है? आपका डॉक्यूमेंट्स में आता है। अब यहाँ पे दूसरा स्पष्टीकरण क्या दिया गया कि अक्षरों, अंकों या चिन्हों में से जो भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, यानी कि आपका होता है एक्सप्रेस होता है, इस धारा के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों के अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, वो प्रस्तुत अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया, लेकिन हम देख लेते हैं कि का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो एक आदेश के अनुसार दे है, यानी कि कोई ऑर्डर के लिए बात करी जा रही है, अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक की विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है, इसका अर्थ है उसी प्रकार से लगाना चाहिए कि मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो, और शब्द या प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर की बात करी जा रही है कि इनको भुगतान करो, तो उसके लिए भी किसका यूज हुआ है? डॉक्यूमेंट्स का। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इसके बारे में बताया गया है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो आपका एक तरीके से सोशल हो गया, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में भी जो आपका किसके लिए काम करता है? डॉक्यूमेंट्स का। अब आता है आपका मूल्यवान प्रतिभूति, यानी कि जो बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी होती है। हम देखते हैं उसके बारे में क्या बताया गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस सब दस्तावेज का घोतक है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट है जो ऐसी दस्तावेज या होनी तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सजित है, यानी कि यहाँ पे लीगल राइट्स की बात हो रही है। विस्तृत, अंतरित या निर्बंधित या निर्वाहित किया गया है, छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अभिस्वीकार करता है कि वो विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। अब देखिए यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना है। देखिए सिक्योरिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम जब भी कहीं कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपको इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जैसे हम कोई भी चीज़ रेंट पे लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी सिक्योरिटी को एज अ डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है कि जब किसी डॉक्यूमेंट को एज अ सिक्योरिटी यूज करा जाता है, तो यहाँ पे उसी डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि पीठ पर अपना नाम लिख देता है पृष्ठांकन पर किसी व्यक्ति को उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, ठीक है, यानी कि उसका अकॉर्डिंग टू लीगल राइट्स हो जाए उसका, और विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना, वैसे ही यानी कि उसको ट्रांसफर किया जाना, तो वही आपकी क्या होगी? मूल्यवान प्रतिभूति होगी। चलिए ये थे आपके सेक्शन नंबर 26 से लेकर 20 30 तक आपके सेक्शन थे जो कि मैंने क्लियर कर दिए हैं।
अब उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा आपका 30, यानी कि नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा 31 से लेकर आपका 40 तक मैं क्लियर कर दूंगी। देखिए 40 तक, हाँ मैं आपको 40 तक कोशिश करूंगी, 40 तक क्लियर कर दूंगी, नहीं तो और कम कर दूंगी। अगर थोड़ा सा क्लियर करने में टाइम लगता है तो मैं इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और भी अगर किसी को क्वेरी हो या और भी कोई बेरा क्लियर करनी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और आईपीसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।